डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का 12 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ भी लिखिए। तो देखिए, जो प्रिज्म का जो अपवर्तनांक का सूत्र होता है, उसका जो सूत्र होता है n बराबर होता है साइन इंटू ए प्लस डेल्टा m बटे 2 और बटे में साइन साइन ए बटे 2, ये होता है सूत्र। तो यहाँ पे देखिए, जो ए होता है यहाँ पे ये होता है प्रिज्म का कोण, और जो n होता है स्मॉल n जो होता है यहाँ पे ये होता है अपवर्तनांक, और जो यहाँ पे डेल्टा m है ये है अल्पतम विचलन कोण। ये अल्पतम विचलन कोण है। इस प्रकार से होगा प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर देखिए, दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित दो समीपवर्ती वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है विभेदन क्षमता बराबर 1 बाई विभेदन सीमा, जो होता है d बटे 1.22 लैम्डा। यहाँ पे डी होता है वो अभिदृश्यक लेंस का द्वारक होता है। तो देखिए, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता क्या है। मान लीजिए कोई दो वस्तु रखी हैं पास समीप में, दोनों पास में रखी हैं दूर कहीं। अब यहाँ से हम देख रहे हैं दूरदर्शी द्वारा, तो क्या है, दूरदर्शी इसको देखेंगे तो इसके दोनों का जो प्रतिबिंब बनता है जिसे हम कहते हैं इसका परछाई। तो जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब में अलग अलग दिखाई दे, एक में मिला हुआ दिखाई दे, स्पष्ट दिखाई दे, अलग अलग, ये होता है दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि परावर्ती दूरदर्शी की विशेषता लिखिए। जो परावर्ती दूरदर्शी होता है उसकी विशेषताएं लिखिए। तो देखिए नंबर 1, परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है, और दूसरी विशेषता है परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष नहीं होता। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है। कह रहा है कि लेंस की द्वितीय फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को कहते हैं द्वितीय फोकस। देखिए ये हमारा यहाँ पे मुख्य अक्ष है। देखिए ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के यहाँ देखिए समांतर किरण चल रही है। इसके समांतर जो किरण चलती है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से टकराएगी तो इसका अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के बाद जहाँ पर जाके मुख्य अक्ष को काटेगी तो वही होगा द्वितीय फोकस, जिसे हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। तो देखिए, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। क्या होता है व्यतिकरण। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आवृत्ति और समान आयाम वाली दो तरंग एक साथ चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनता है उसकी तीव्रता कुछ बिंदु पर अधिक होती है, कुछ बिंदु पर कम होती है। यही घटना जो होता है व्यतिकरण कहलाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं। तो देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट होने चाहिए, और दूसरा है दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए, तीसरा है दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, और चौथा है दोनों स्रोत की आवृत्तियां और जो तरंग दैर्ध्य होता है बराबर होना चाहिए। ये होता है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। देखिए कह रहा है कि देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए हम जानते हैं पहले देहली आवृत्ति क्या होती है। तो देखिए, किसी धातु की सतह पर
आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी किसी धातु की सतह पर आपतित यानी पड़ने वाली वह सबसे कम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे ही कहते हैं देहली आवृत्ति। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है देहली आवृत्ति। क्या होता है? किसी धातु की सतह पर आपतित सबसे कम न्यूनतम आवृत्ति, सबसे कम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, इसे ही कहते हैं देहली आवृत्ति। इसे V0 से दर्शाया जाता है। अब देखिए कार्यफलन क्या होता है। देखिए कार्यफलन क्या होता है। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे W0 से प्रदर्शित करते हैं। और कार्यफलन बराबर होता है एच देहली आवृत्ति, एच इंटू देहली आवृत्ति, और एच जो होता है प्लांक नियतांक होता है। तो देखिए कार्यफलन का सूत्र होता है W0 बराबर एच इंटू V0। जो W0 है ये क्या है? ये कार्यफलन। जो एच है ये है प्लांक नियतांक, और V0 जो है देहली आवृत्ति। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे सूत्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी। तो देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य 2 कमियां थी। नंबर 1, रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो यह एक कमी है। देखिए रदरफोर्ड के अनुसार क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर घूमता है तो वो ऊर्जा निकालता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो अगर ऐसा होता तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका ऊर्जा कभी ना कभी खत्म होता, तो उसकी ऊर्जा जो खत्म होती तो क्या करता, वो नाभिक में गिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यह एक कमी थी। दूसरी कमी देखिए क्या है। देखिए रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। रदरफोर्ड कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सभी संभव त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, जबकि ऐसा नहीं होता। अर्थात जो परमाणु होता है केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही घूमता है। अर्थात यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ रहा, जो रदरफोर्ड का मॉडल था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो देखिए नाभिकीय बल क्या होता है। देखिए नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियनों P प्लस N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बांधे रखता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। इसके गुण देखिए क्या है। ये बल आकर्षण बल होते हैं। जो नाभिकीय बल होता है आकर्षण बल होता है। ये बल अत्यंत तीव्र होते हैं। और तीसरा है ये बल लघु प्रसर होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब 2 हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे ही कहते हैं क्या, नाभिकीय संलयन। नाभिक का मिलना नाभिकीय संलयन होता है। तो यहाँ पे देखिए 1h² मिलाकर बना हमारा 2He⁴ प्लस ऊर्जा। तो ये भारी नाभिक हो गया, 2 छोटा छोटा नाभिक मिलकर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर देखिए जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी होती है, न्यूट्रॉन उस पर गिरता है, बमबारी की जाती है, गिराया जाता है, तो वह 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारा नाभिकीय विखंडन हो रहा है, 2 छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, तो ये होता है नाभिकीय विखंडन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए कह रहा है कि द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं। तो देखिए उत्तर किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। इस अंतर को ही द्रव्यमान की क्षति कहते हैं। यानी जो कोई परमाणु होता है उसके नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान होता है तो उसमें जो उपस्थित न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान होता है, इनके योग जो होता है कुछ कम होता है। इनका जो योग होता है द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। जो यही कम होता है यही इसका अंतर है। इसी अंतर को कहते हैं द्रव्यमान क्षति।
तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं, डेल्टा एम बराबर कोष्टक में जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू एम एन और फिर इंटू में माइनस का एम, ये होता है। देखिए जहाँ पे डेल्टा एम है ये द्रव्यमान क्षति और जेड जो है यहाँ पे देखिए ये है प्रोटॉन की संख्या और एम पी जो है ये है प्रोटॉन का द्रव्यमान और यहाँ पे जो एम एन है यह है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 फिजिक्स का 12 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।